हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस फर्स्ट पेपर यूपीएससी मेंस 2022 का, जो हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन का होता है। आइए देखते हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और उससे क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। इट मीन्स कि मध्यकालीन भारत में जो मंदिर में मूर्ति कला थी उस समय की सामाजिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें बताती है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको टेम्पल आर्किटेक्चर जो मेडिवल टाइम का था उसमें किस प्रकार से सोसाइटी की इंफॉर्मेशन मिलती, बेसिकली ये बताना था। तो सबसे पहले आप मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर को देखिए, मेडिवल टाइम में क्या क्या था टेम्पल स्कल्पचर्स में। तो आप इसको दो पार्ट में सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, कैसे दो पार्ट में? एक तो आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो आपके मेडिवल टाइम में गुप्तास के समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। ठीक है, उसके बाद आपका इंडो इस्लामिक देख सकते हैं आप। इंडो इस्लामिक के टाइम में जो इन्फ्लुएंसेस आए, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में इस्लाम इन्फ्लुएंस आया, उसकी वजह से जो चेंजेस हुए टेम्पल आर्किटेक्चर में, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो नेचुरल एलिमेंट जैसे लाइक सिमेट्रिक इमेजेस, ठीक है, लीव्स, ब्रांचेस, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद साउथ इंडिया में चले तो कुछ टेम्पल्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स का यूज़ हुआ है, जैसे हलेबीडु टेम्पल की अगर आप बात करें, ठीक है, हलेबीडु। उसके बाद यक्ष, और नॉर्थ में ही आप यक्ष और यक्षिनी जो स्कल्पचर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यक्ष, यक्षिनी। ओवरऑल आपको नॉर्थ और साउथ इंडिया के टेम्पल्स को बताते हुए सोसाइटी पे कैसे, किस हिसाब से सोसाइटी को शो करते हैं, आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि सोसाइटी का इम्पैक्ट कैसे आप दिखा सकते हैं, सोसाइटी के बारे में क्या क्या बताते हैं सोशल लेवल पे। देखिए, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। टेम्पल जो थे आपके वो एजुकेशन के सेंटर थे। बहुत सारे रिचुअल्स वहाँ पे परफॉर्म होते थे। ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म होते थे। इन स्कल्पचर से पता चलता है कि लोगों का कल्चर क्या था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल पता चल जाती है। ठीक है, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, उनके अंदर उनकी हेयर स्टाइल बहुत सारे में पता चलता है, हेयर स्टाइल। ठीक है, उनका एस्थेटिक सेंस कैसा था ये पता चलता है। ठीक है, और किस मटेरियल का यूज़ करते थे वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने में, आप ये भी देख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में अगर आप चलें तो यक्ष और यक्षिनी में मतलब रिलीजियस एलिमेंट था। लोगों के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करने की टेंडेंसी थी। टेम्पल्स और स्कल्पचर्स को फॉर्मेशन के लिए जो डोनेशन आते थे वो रॉयल फैमिली से आते थे। ठीक है, राजा के परिवार से भी आते थे, और मर्चेंट्स थे, गिल्ड था उनका अपना, वो भी डोनेशन किया करते थे। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे रिचुअल्स प्रिवेलेंट थे। आप ये सब चीज़ें इनलिस्ट कर सकते हैं अपने आंसर में। आई होप कि इतने पॉइंट के साथ आपका, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना है तो आप सफिशिएंटली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सब ही ईजिली कर सकते हैं। इसको तो मैं ईजी मार्क करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि अधिकांश भारतीय सिपाही वाली ईस्ट इंडिया सेना जो थी उस समय के तत्कालीन भारतीय शासकों की जो संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित थे, उसके बाद भी जीत गई। क्या रीजन थे, आपको कारण इनलिस्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए कि उस समय ब्रिटिश इंडिया किनसे लड़ी थी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं बंगाल को एनेक्स किया था, मैसूर, ठीक है, मैसूर, मराठा, ठीक है ना, मराठा, और एक मेजर था पंजाब। ठीक है ना, इनके खिलाफ इंग्लिश ने वॉर लड़े और सबको हरा दिया था। तो क्या ऐसे रीजन थे जिसको इनको हरा दिए ये? ठीक है, तो वही घिसे पिटे पॉइंट्स जो सब कोई पढ़ते ही हैं। जैसे क्या, उनका जो चेन ऑफ कमांड था ना, उनका चेन ऑफ कमांड वो बेटर था इंडियन से, मतलब उनकी जो लीडरशिप थी वो बेटर थी। जैसे फॉर एग्जांपल 1765 का, ठीक है, 1765 या 64 में जो आप बोल सकते हैं, जो बक्सर का वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, उसमें हेक्टर मुनरो,
ठीक है, हेक्टर मुनरो लीडर थे इंग्लिश की तरफ, ठीक है। वहीं आप रॉबर्ट क्लाइव का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कितना वेल वर्स्ड था ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, ठीक है, क्योंकि उसने कार्नाटिक विक्ट्री के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। वहीं इंडियंस के पास लीडरशिप की बहुत कमी थी, ठीक है ना, लीडर्स की समस्या इंडिया में थी। उसके बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको एक्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और हमारे पास एक्सेस नहीं थी। कुछ ऐसे थे जैसे मैसूर, उन्होंने फ्रेंच लाइन पे अपने आप को डेवलप किया, लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी उनके वर्कर्स को, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। तो ऐसे 2-3 पॉइंट आप लेके लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा आप ये बता सकते हो कि उनके पास फाइनेंशियल कोई इशू नहीं था, ठीक है, फाइनेंशियल इशू नहीं थे, क्योंकि लेटर टाइम में उन्होंने क्या किया, जब पंजाब बंगाल को एनेक्स कर लिया तो उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी आ गई, ठीक है, वो वॉर को वहीं से फंड कर सकते थे और इजीली लड़ रहे थे। दूसरी चीज़ आप बता सकते हो कि उनके पास बेटर ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, उन्होंने रेलवे डेवलप कर ली, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उनके पास आ गई थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस थे उनके पास, ठीक है। ये पॉइंट्स कह के आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो इसको ईजी मार्क करना बेटर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई वाज द सडन स्प्रेड इन द फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया इन मिड 18th सेंचुरी। तो मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो ये 1750 ऑनवर्ड से कह रहे हैं इंडिया में फेमाइन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इससे क्या रीजन थे, ठीक है। तो देखिए वही फिर से इसमें फिक्स पॉइंट सबको पढ़ते ही बस आपको कुछ फेमाइन्स के नाम याद होने चाहिए, कुछ कौन कौन से हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधे कॉज पे आता हूँ क्या क्या, तो आप बता सकते हो पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है। दूसरा मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जो पॉलिसी उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया उसका। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक्सेसिव टैक्सेशन, ठीक है, एक्सेसिव टैक्सेशन। उसके बाद आप बता सकते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट आप बता सकते हो कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमेशा वॉर में इन्वॉल्व थी, ठीक है। वॉर में इन्वॉल्व होने से क्या इशू बनता है कि जितने रिसोर्सेज थे, फूड आइटम्स थे, वो उसको कॉर्नर कर देते थे दूसरे पार्ट में जहाँ युद्ध लड़ रहे हैं। तो जैसे पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे फेमाइन आया वहाँ पे अनाज की कमी हो जाती थी, इस वजह से फेमाइन होता था, ठीक है। कुछ फेमाइन जैसे ग्रेट फेमाइन 1780s में आया था, ठीक है, द ग्रेट बंगाल फेमाइन बोलते हैं। उसके बाद आगरा फेमाइन आया था 1837 से 1860 के बीच में आया था। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट था बंगाल फेमाइन 1943 का, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण जो सारे फूड आइटम ग्रेन्स आप जो वॉर फील्ड था वहाँ पे एक्सेस को बेसिकली सेंड कर दिया गया था, इस वजह से आया था। तो आप ये चीज़ मेंशन करते हुए एग्जांपल देते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो देखिए प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये डायरेक्टली हमारे जो वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है, वॉल्केनो के इरेप्शन से जो हमारा ये मैग्मा निकलता है वो सरफेस पे क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो इससे जो रॉक बनती है वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं, ठीक है। अगर वो सरफेस के ऊपर ठंडी हो गई तो एक्सट्रूसिव, ठीक है, अगर वो किसी फॉल्ट के अंदर जाती है और वहाँ ठंडी होती हैं तो इंट्रूसिव। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो, इनमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एटॉमिक लेवल पे इनके जाएँ तो ग्रेन साइज लार्ज होते हैं क्योंकि स्लोली कूलिंग होती है। वहीं जो इंट्रूसिव होते हैं उनके जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हैं 1-2 पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आप इनको क्लासिफिकेशन करके फ्लो चार्ट बना के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं जो 5th क्वेश्चन है वो टोटली करंट से डेराइव है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो IMD है वो कैसे कलर कोडिंग यूज़ करता है। तो 4 तरह के कलर यूज़ करता है बेसिकली, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन यूज़ करता है, येलो यूज़ करता है, ऑरेंज यूज़ करता है और रेड, ठीक है। इस कलर को यूज़ करके वो बताते हैं डिफरेंट कंडीशन में कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, हमारा जो वेदर कंडीशन है कैसी। तो ग्रीन ऑल इज़ ओके, येलो बी अवेयर, ऑरेंज में भी बी अवेयर बट सीवियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, रेड में हाई अलर्ट होता है। तो बेसिकली आपको बस IMD के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि क्या होती है और क्या काम कर रही है बेसिकली, और कैसे ये 4 कोडेस की हेल्प से वो डिफरेंट सिचुएशन में बताते हैं कि हमारे वेदर की क्या कंडीशन है। बस इसको आप 150 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो बोल रहा है कि डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप में क्या क्या नेचुरल रिसोर्स के पोटेंशियल हैं। तो देखिए डेक्कन ट्रैप में आप एक मिनरल रिसोर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज, और दूसरा फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ियाँ आपकी पाई जा रही है ना, जो नर्मदा वैली के आसपास के जो फॉरेस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं। उसका मिनरल रिसोर्सेज में आप सिंहभूम का एरिया, पलामू, ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको कोल माइंस, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, और डेक्कन में आपको गोल्ड माइंस कोलार की, इसकी आप बात कर सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी है, ठीक है। इवन कि असम वाले रीजन में आपको मिनरल्स में आपको मिनरल ऑयल्स, ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश साइड में जाएँ तो वहाँ पे भी सोर रॉक से बहुत सारे फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट को आप दो कैटेगरी में कर सकते हैं, एक मेजर प्रोड्यूस, एक माइनर प्रोड्यूस, ठीक है। मेजर प्रोड्यूस में आप बता सकते हैं कि टिम्बर एंड डेराइव्ड गुड्स, ठीक है। माइनर में आप बता सकते हैं जैसे बैम्बू, ठीक है, हनी, तेंदू लीव्स, जो आपकी ट्राइब्स होती हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें बताते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का मैं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर देयर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको ग्राफ बहुत मैटर कर रही है। इंडिया का कोस्टल एरिया आप ग्राफ बनाइए, ये बता दीजिए कि इंडिया के कोस्टल एरिया यहाँ पे हाई पोटेंशियल है आपका विंड एनर्जी का। राजस्थान एरिया में काफ़ी हाई पोटेंशियल है, गुजरात एरिया में, ठीक है। और उसके बाद आप बता सकते हो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी का सोर्स है। इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं COP26 में इंडिया ने अपने कमिटमेंट्स किए हैं, ठीक है, पंचामृत वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट करके, मतलब आपको इंट्रो, थोड़ा सा इंट्रो देना है, बहुत ज़्यादा इसके बाद लिखना नहीं है। बेसिकली आपको लिखना क्या है कि किस हद तक हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इसमें पोटेंशियल काफ़ी है, बट इसके लिमिटेशन भी कुछ हैं। लिमिटेशन क्या है, वही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ है इस फील्ड में। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, ठीक है। एक केस स्टडी में पाया गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान एरिया में, वो हमारे ये विंड एनर्जी के जो प्लांट लगाए गए हैं उनके हाई एक्सटेंशन वायर्स और उनके ब्लेड की वजह से वो टकरा के काफ़ी चोटिल होते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस केस में भी वहाँ पे इसको इग्नोर किया जा रहा है, ये चीज़ हो गई। उसका फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अभी ये इवॉल्विंग टॉपिक है, ठीक है तो काफ़ी पहले का, लेकिन इवॉल्विंग टॉपिक है। इंडिया में अभी इसके लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से इसकी एक लिमिटेशन है। तो आप 2-3 लिमिटेशन जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न लिख सकते हैं, दूसरा फाइनेंशियल इशू, और थर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी। 3 आप लिमिटेशन बता दीजिए। उसके बाद इसका पोटेंशियल आप एरिया बता सकते हैं कि कोस्टल एरिया में, इंडिया कोस्टल काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर सोसाइटी का क्वेश्चन है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर का फैमिली रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वर्क फ्रॉम होम ये करंट से ड्राइव भी है, इससे फैमिली पे क्या इंपैक्ट है। तो देखिए आप ये वर्क फ्रॉम होम ऐसे लिखिए, ठीक है, इधर साइड आप पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है, इधर निगेटिव इम्पैक्ट्स। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं कि क्या है, वर्क फ्रॉम होम से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है फैमिली को, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। चिल्ड्रंस को आप क्या कर रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस को गाइड कर पा रहे हैं, पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। और कपल्स में भी मतलब इंट्रा फैमिली और इंटर फैमिली टाइम भी बढ़ गई है। निगेटिव में क्या है कि वर्क ऑफ ऑफिस इंटर्स इनटू द हाउस, मतलब ऑफिस का काम घर में आ गया है, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर है, ठीक है, इग्नोरेंस है, ठीक है, बोरेडम है। तो इस चीज़ का आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली टफ क्वेश्चन में ही आया, क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो गया तो टफ में आप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है Tier 2 सिटीज़ का, ठीक है, रिलेशन बताना है जो राइजिंग मिडिल क्लास है और उसके कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो देखिए इसे सिंपल 3 की टर्म्स हैं। कल्चर ऑफ कंजम्पशन, दैट इज कंज्यूमरिज्म। आप कंज्यूमरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले इंट्रो में। उसके बाद Tier 2 सिटीज़ का न्यू मिडिल क्लास के साथ क्या रिलेशन, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, मिडिल क्लास जैसे से राइज हो रहा है,
चूँकि मिडिल क्लास जो हमारा है उसके अंदर कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी बढ़ रही है, वो वेस्टर्न स्टाइल से अपने आप को रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं, और उनके पास मनी है, ठीक है, वो चीज़ों को खर्च करना चाहते हैं, पैसे को खर्च करना चाहते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो हमारे पास जो बिग जाइंट हैं, बिग टेक कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये अपने सेटअप स्टेबलाइज कर रहे हैं ऐसे सिटीज़ में जैसे वाराणसी हो गया आपका, पुणे हो गया, ठीक है, कानपुर है, ऐसे सिटीज़ जो अभी इवॉल्विंग फेज़ में डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। बस आपको इसी पॉइंट पे इस आंसर को लिख देना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिव द डाइवर्सिटीज़ अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया इन विच द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे कंसिडर द सिंगल कैटेगरी। इसको मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझा दूँ। कह ये रहे हैं कि इंडिया में डिफरेंट ठीक है ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो जैसे हम सभी को पता है कि अगर सेंट्रल इंडिया में जाएं, झारखंड के साइड में, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, इसके सिंहभूम एरिया में, ठीक है, आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिल जाएगी। गोंड हो सकती हैं आपकी, यहाँ पे गोंड पाई जाती हैं। उसके बाद गुजरात साइड में देखें ट्राइबल कम्युनिटीज़, उसका नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, ऐसे साउथ इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। अब इन सभी की जोग्राफिकली लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इनकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है, बट इनमें एक कॉमन सिमिलरिटी भी है, बहुत सारी चीज़ों में कॉमन सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन हैं इनके अंदर, वो बात आपको बतानी थी। तो जैसे इनका प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर इनका है। उसके बाद इनका साई बिहेवियर, ठीक है। फिर एक चीज़ आप कह सकते हो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड है इनको रिकॉग्नाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इससे जो डेराइव्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग को डेराइव किया गया है, उसको सेम ग्राउंड्स हैं, ठीक है, ये बता सकते हैं। इनकी बैकवर्डनेस के बारे में बता सकते हैं, कॉमन पॉइंट। तो ये 3-4 कॉमन पॉइंट्स हैं, इसको बताते हुए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक का जरूर है, बट इसमें काफ़ी चीज़ लिंकअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि द political and administrative reorganization of states and territories has been continuous ongoing process since the mid 19th century। इट मीन्स कि 1850 से इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक पॉलिटिकल लेवल पे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें तो आपको जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट थे ब्रिटिश टाइम से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आपको सारे बताने हैं, ठीक है। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, 1909 का आपका जो कम्युनलिज्म जो शुरुआत हो वो बताना है। फिर 1935 में जो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई उसकी बात करनी है। ऐसे ही कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपको बताने हैं, इवन कि टिल टुडे पॉलिटिकल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हुए आपको बताने हैं। पॉलिटिकल लेवल पे जैसे बहुत सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्टेट आपस में कंकर किए गए, डायरेक्टली फाइट हुई उनकी या फिर इनडायरेक्टली, फिर आपस में मर्ज हुए, ठीक है, ये बताते हुए जैसे 1905 का बंगाल का डिवीज़न हुआ, ठीक है, 2 पार्ट्स में। उसके बाद 1912 में उड़ीसा बिहार बना, ठीक है, असम सेपरेट हुआ। उसके बाद आप बता सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस आओ तो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसके बाद आपको बताना है जो मॉडर्न टाइम में आप तेलंगाना तक आइए, तेलंगाना के बाद जो सबसे लेटेस्ट यूटीज़ बनी है जम्मू एंड कश्मीर, आप वहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। करंट से डेराइव टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चोला पीरियड का और गुप्ता पीरियड में इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए चोला पीरियड का आपका वही ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, इनका, ठीक है ना, स्कल्पचर्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है इनका कल्चरली, ठीक है, और आपको कल्चर के डायमेंशन में ही रहना है, ठीक है, तो ये है। और इनकी गुप्ता टाइम में आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए आप वही बता सकते हो कि भक्ति कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, साउथ इंडिया से नॉर्थ में कैसे आया, ठीक है, ये सब डायमेंशंस पे आप आंसर लिख सकते हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सब पढ़ते हैं क्योंकि
गुप्ता और चोलास पे क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो देखिए लायन और बुल फिगर का, तो सबसे पहले आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लायन तो नहीं मिलता है, ठीक है, लायन के कोई भी इमेजेस नहीं मिले, बट बुल्स मिलते हैं, तो आप वहाँ रिलीजियस सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। उसके बाद आप आइए मौर्यन टाइम में, ठीक है, मौर्यन टाइम में बहुत सारे आपको पिलर्स मिले जिसमें लायन प्रेजेंट थे, ठीक है, बुल्स भी थे, तो आप बता सकते हैं कि कैसे स्टार्टिंग से ही इनको एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। और ऐसे ही गुप्ता एज, इवन कि आज के टाइम में भी हमारे यहाँ लायन को गॉड का व्हीकल जैसे रेवरेट स्थान तक समझा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बुल की भी बहुत सारे स्थान में पूजा होती है, एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, ऐसे चीज़ें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स। तो आपको इनलिस्ट करने को जो 4 फोर्सेज लगते हैं, कौन कौन से आपकी ग्रेविटी वर्क करती है, ठीक है, ग्रेविटी, कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स, उसके बाद ग्रेडियंट, ठीक है, वाटर ग्रेडियंट, ये सभी ओशन करंट को, एंड टेम्परेचर, फोर्थ वन टेम्परेचर, ओशन करंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन सभी ओशन करंट्स का क्या रोल है फिशिंग इंडस्ट्री में आप बता सकते हैं। तो देखिए वही अल नीनो और ला नीना भी थोड़ा सा चलते चलते इसको एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा कि कैसे फिशिंग में इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करनी है आपको वर्ल्ड में, और क्या क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ वो फेस कर रहे हैं आपको वो बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप जरूर बनाना है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड मैप बनाते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर वाले जो रीजन्स हैं, इंडोनेशिया है वहाँ पे आपका, मलेशिया है, ठीक है, फिलीपींस है, इंडिया है, श्रीलंका है, उधर के रीजन में रबर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मार्क कर देना। ऐसे ही साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वाला रीजन आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये सारे रबर प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। उसके बाद आपको बताना है कि रबर जो प्लांट है उसके वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इट मीन्स मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। बेसिक चीज़ बताने के बाद आपको इन्वायरमेंटल इशूज़ बताने हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ में आपको सिंपल वही चीज़, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनिंग पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, जो इनके फॉरेस्ट हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यही सब चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। सॉइल की लीचिंग होती है, हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, एक्सेस रेनफॉल हो रही है, तो ये अदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए इसको इंडो पैसिफिक से रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी जैसे मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, और पनामा स्ट्रेट है, तो ऐसे कुछ स्ट्रेट का नाम आप रखिए जो जिसमें मतलब मैक्सिमम ट्रेड होता है, आप उसको रिलेट कर दिए कि अगर ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर पास एक दो डाटा होगा तो आप डाटा के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक इसका आंसर लिखा जा सकता है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेवल दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस। तो ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको बताना है कि कैसे ये वेदर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सारी डिटरमाइन करता है। तो देखिए ट्रोपोस्फियर के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए कहाँ तक ये 0 से मतलब 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। और जैसे जो आपका पोल्स वाले रीजन है, पोल्स वाले रीजन में इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, ठीक है, और गर्मियों में इसकी हाइट इक्वेटर पे थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर कंडीशन होते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। सारी गैसेस आपकी मैक्सिमम गैसेस ट्रोपोस्फियर में होती हैं, वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं जिससे वो हैबिटेबल रहे इंसान के लिए, ठीक है, प्लांट्स ग्रो कर सकें, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको बता देना है। वाटर साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, एयर सर्कुलेशंस, रेनफॉल। तो आप 2-3 पॉइंट्स ऐसे पिकअप कर लीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एनालाइज द सैलिएंट सेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी विज अविज कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। तो सेक्ट का आपको इफेक्ट एनालाइज करना है इंडियन सोसाइटी में, कास्ट के क्या है, रीजन पे क्या है और रिलीजन पे क्या। तो देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन जरूर है, बट आपको कास्ट, रीजन और रिलीजन में कौन कौन से सेक्ट हैं, उनका क्या सोसाइटी लेवल पे इम्पैक्ट है, आप अगर इंडिविजुअली लिखते जाएंगे तो आपका आंसर
काफ़ी हो जाएगा। आप लगभग इसको 200-250 वर्ड तक तो लिख सकते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट रिलीजन पढ़िए, जैसे इस्लाम पकड़ लीजिए, इस्लाम में खुद ही 2 सेक्ट हैं, शिया सुन्नी, ठीक है। ऐसे हिंदुज़म पकड़ लीजिए, हिंदुज़म में तो बहुत सारे सेक्ट हैं, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं। बुद्धिज़्म पकड़ लीजिए, बुद्धिज़्म में भी आप हीनयान, महायान, जैनिज़्म में श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। ऐसे रिलीजन पकड़िए आप, 2-2 सेक्ट 3-3 सेक्ट जो आपको याद हैं उनको बताइए, उनका क्या क्या कोर फिलॉसफीज़ हैं आप वो बता दीजिए, उनका क्या इम्पैक्ट है और किस रीजन में कैसे वो स्प्रेड है, ये बताते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म इज द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। तो देखिए आपको जस्टिफाई करना है, तो सबसे पहले इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म की डिफिनीशन दे देनी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 2013 से ये तीसरी बार है जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप स्टैंडर्ड तरीके से याद कर लीजिए। जैसे हमारा सेकुलरिज्म क्या है, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्रिएट नहीं करता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, जबकि क्या करता है वो एज अ, जो रिलीजन है वो एज अ बिग ब्रदर वर्क करता है स्टेट का, ठीक है। बिग ब्रदर वर्क करता है, उसको गाइड करता है स्टेट को कि आपको कैसे सोसाइटी को रन करनी है। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है। क्या इसकी वजह से इंडिया में टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है? तो बिल्कुल आता है। और इसको आप एग्जांपल दे के बताइए, 2-3 एग्जांपल हर एक टॉपिक पे, जैसे टॉलरेंस पे एक एग्जांपल दीजिए, एसिमिलेशन पे दीजिए, प्लूरलिज्म पे दीजिए, एग्जांपल आपके पास रेडी होते हैं, ठीक है। आप उसको देते हुए आपको चीज़ों को बता सकते हैं। लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो है, रिलेशनशिप बताना है आपको ग्लोबलाइजेशन का न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का न्यू टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है आप बता सकते हैं कि लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। पहले ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन से आप शुरू करिए, इंट्रोडक्शन। उसका न्यू टेक्नोलॉजी में आप IoT को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग को बता सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्कैर रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है। इंडिया कैसे इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी गेन कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आप बता सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए हैं जिससे एक चीज़ ईजिली हो चुका है। तो ओवरऑल हमने देखा, ये इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन मुझे थोड़े टफ लगे जरूर हैं, इनके सिलेबस देखिए तो, बट पता चलता है सिलेबस देखने पे कि ये सिलेबस में से ही हैं। जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशू, पार्टी, डेवलपमेंट इशूज़, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा सिलेबस में, ग्लोबलाइजेशन सीधा मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, आपने देखा रिलीजन का सेक्ट वगैरह से रिलेट किया हुआ है। ऐसे सोशल इश्यूज पेपर 2 में बात करें तो वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस की बात है यहाँ पे, पॉपुलेशन की बात है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात है यहाँ पे, बहुत सारी बॉडीज़ की बात हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट इशूज़ हैं, उनके मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, देयर हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉवर्टी, हंगर एटसेट्रा। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो दैट इज़ गुड। ओवरऑल पेपर जो मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि इसका लिखा जा सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।